चैनल नर्सिंग मीडिया। और आई होप कि अभी तक जितने टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़े होंगे वो आप लोगों ने रिमाइंड जरूर रखा होगा हर टॉपिक को, इंक्लूडिंग द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा हमारे पास कैटेकोलामाइंस। और कैटेकोलामाइंस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से हर बार हमारे पास कोई ना कोई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैटेकोलामाइंस कैटेकोलामाइंस हमारे पास जनरली एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट किए जाते हैं। और एड्रिनल ग्लैंड होती है हमारे पास नंबर इन, जो कि कितने होते हैं, 2 इन नंबर्स। और ये हमारे जो किडनीज हैं उनके ऊपर सरफेस के ऊपर क्या होती हैं, लोकेटेड होती हैं, जिसके एक एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज योर एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड सेकंड वन इज योर एड्रिनल मेडुला। अगर हम बात करें कि क्लिनिकली इंपॉर्टेंट कौन सी ग्लैंड हम लोग इंक्लूड करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स और मेडुला में से, तो हमारे पास इंपॉर्टेंट कौन सा आता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स। ध्यान रखना, मेडुला इज द डेरिवेटिव और डेराइव फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। हालांकि जो हम लोग कैटेकोलामाइंस वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे इसमें हमारे पास कैटेकोलामाइंस का मतलब क्या है, ऐसे हॉर्मोन्स और एंजाइम्स और कुछ कुछ इसमें हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर भी आते हैं जो हमारे नर्व के कंप्रेशन को लेकर के उसमें रिलैक्सेशन तक का हमारा हेल्प करवाएंगे। जो हॉर्मोन्स होंगे वो हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ब्लड फ्लो, क्लोटिंग और नॉन क्लोटिंग को मेंटेन करवाने का काम करेंगे विद द रेगुलेटरी बॉडीज। एक्सोजीनस जो होगा हमारे पास, एक्सोजीनस कैटेकोलामाइन जो है ये हमारी बॉडी में रिलीज ना हो करके इसको हम लोग सिंथेटिकली क्या करते हैं, आउटसाइड द बॉडी प्रिपेयर करते हैं कि हर एक पाउडर फॉर्म में भी और लिक्विफिकेशन में भी। सेकेंड वन इज एंडोजीनस। जो एंडोजीनस कैटेकोलामाइंस होते हैं, एंडो का मतलब होता है इनर सेल्फ, इसका मतलब जो हमारी ग्लैंड है उन्हीं के पास कुछ स्पेसिफिक सेल्स होती हैं जिसके पास हमारी ये हार्मोनल प्रिपरेशन और रिलीज और सिक्रेशन साथ के साथ आप लोगों को दिखाई देगा। एंडोजीनस कैटेकोलामाइंस जो है, एंडोजीनस कैटेकोलामाइंस सबसे पहले हमारी बॉडी में 2 जगह पर यूज हो सकते हैं। एक कंडीशन आएगी कि हमारी हार्ट रेट जो है वो क्या है, कम हो रही हो। दूसरा, हमारी बॉडी में जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो क्या हो गया हो, फॉल हो रहा। हमें ध्यान ये रखना है कि हार्ट रेट जो कम हुई है उसका मेजर अफेक्टिव रीजन क्या है, मेजर अफेक्टिव रीजन क्या है। इफ हार्ट रेट इज decreased due to the myocardial cells disorganization due to lack of oxygen, first point. And second point is your, if cells are not equally balanced with the electrolyte export and import। इसका मतलब क्या है, मैंने बोला कि हार्ट रेट किस किस रीजन से कम हो सकती है, या तो कोई मायोकार्डियल सेल्स डिसऑर्गेनाइज हो गई हो ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, और साथ के साथ में क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि हमारे जितने भी सेल्स हैं उनके पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट के एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम आया हो या फिर कोई इंपोर्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम आई हो। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास कुछ कुछ कार्डियक सेल्स होती हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज अ कार्डियक सेल, और यहाँ पर हमारे पास 2 चैनल्स आप लोगों को दिखाई देंगे। फर्स्ट वन इज योर सोडियम पोटेशियम एटीपेज चैनल एंड सेकेंड वन इज योर सोडियम एंड कैल्शियम चैनल। ये हमारा कार्डियक सेल स्ट्रक्चर है। इस ये वाला होता है इंट्रासेलुलर स्पेस
और आउटसाइड वाले को हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में हमारे पास जो मेजर कैटायन होगा वो हमारे पास होता है सोडियम, दिस इज अवर मेजर कैटायन। एंड जो इंट्रा सेलुलर स्पेस में जो हम मेजर कैटायन काउंट करते हैं वो करते हैं पोटेशियम, ये हमारा होता है मेजर कैटायन इनसाइड द सेल। और आउटसाइड द सेल कौन सा होता है, सोडियम। कई बार क्या होता है कि कुछ कुछ मेडिसिन हम लोग ऐसी दे देते हैं जिसकी वजह से या तो सोडियम पोटेशियम एटीपेज ब्लॉक हो गया हो, या कुछ कुछ कंडीशन में होता है कि सोडियम और कैल्शियम का क्या हो गया हो, चैनल ब्लॉक हो गया हो। उस कंडीशन में कई बार क्या होता है कि अगर अंदर की तरफ सोडियम का इन्फ्लक्स क्या हो गया है, कम हो गया है, बट वहां पर कैल्शियम का इन्फ्लक्स क्या हो चुका है, बढ़ गया है। ध्यान रखना, अगर अंदर की तरफ सोडियम का इन्फ्लक्स कम हुआ तो इंट्रासेलुलर स्पेस में हमारे पास पोटेशियम का इन्फ्लक्स कैसा हो जाएगा, ज्यादा रहेगा। कैल्शियम ज्यादा होगा, कोरिलेटली आप लोगों को ध्यान रखना है, इफ पोटेशियम लेवल हैज बीन इंक्रीज्ड इन द इंट्रासेलुलर स्पेस अलोंग विद योर कैल्शियम आयंस, अगर वो भी इंक्रीज हो रहे हैं तो वहां पर हमारी कार्डियक सेल्स का, या हम मायोकार्डियल सेल्स भी बोल सकते हैं, कुछ कुछ उसमें नोडल सेल्स भी हम लोग काउंट कर सकते हैं, वहां पर हमारी सेल्स में फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन आप लोगों को बढ़ता हुआ दिखाई देगा, बट वहां पर जो कंडक्शन रेट होगा वो कम हो जाएगा। जैसे कंडक्शन रेट कम हुआ उस कंडीशन में हमारे पास हार्ट रेट कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर यहाँ पर कोई हार्ट रेट कम हुई है, यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन आती हैं, या तो हमारे पास डायरेक्टली हार्ट रेट कम हुई है कोई वर्कलोड की वजह से जो हार्ट पे वर्क बढ़ा हो ड्यू टू द केस ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, एंड सेकेंड वन इज जस्ट ड्यू टू द एंजाइना पेक्टोरिस के साथ एक डिजीज और ओरिजिनेट होती है हमारे पास, मायोकार्डियल इंफेक्शन। मायोकार्डियल इंफेक्शन का मोस्ट कॉमन कॉज किसको काउंट करते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस को। एक कंडीशन हमारे पास ये आती है। दूसरी कंडीशन क्या आ सकती है, कोई इंफेक्शन हो हार्ट में, कोई क्या हो हमारे हार्ट में इंफेक्शन हो, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, ये कंडीशन जनरली आप लोगों को ध्यान रखना जहां पर आप लोगों की हार्ट रेट कम होती हुई दिखाई देंगी। इसके अलावा कुछ कुछ हमारे पास कोरिलेशंस में डिजीज आती हैं, फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को रीनल डिजीज है, किसी पेशेंट को रीनल डिजीज है, वहां पर आप लोगों को पोटेशियम का लेवल कम होता हुआ दिखाई देगा। पोटेशियम का लेवल कम होता हुआ दिखाई देगा तो वहां पर आप लोगों को मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन जनरेट होती हुई दिखाई देगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड का सिंथेसिस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसे लैक्टिक एसिड का सिंथेसिस बढ़ेगा हमारी बॉडी में फ्री ऑक्सीजन का लेवल कैसा हो जाता है, कम होगा। जैसे फ्री ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ हमारे हार्ट में क्या हो जाती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम इनिशिएट होगी, और सबसे पहला क्या प्रॉब्लम दिखाई देगा आप लोगों को, लेफ्ट वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट। अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट हुआ वहां पर आप लोगों को दिखाई देगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल की साइज बढ़ने की वजह से उसको कंप्रेशन में ज्यादा टाइम लगेगा, जिसको हार्ट रेट क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से कम होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ कुछ कंडीशन ऐसी आती हैं जब आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि हार्ट रेट कम हो रही है, तो वहां पर आप लोगों की हार्ट रेट जब कम हो रही हो, एक्सेप्ट मायोकार्डियल इंफेक्शन, सॉरी इंफेक्शन और हार्ट अटैक, इसको छोड़ करके आप लोगों को हार्ट रेट को अगर बढ़ाना हो तो आप लोग कौन सी मेडिसिन देते हो, एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट, एट्रोपिन सल्फेट की डोज रहती है 0.1 mg पर केजी स्टेप डोज। और कौन से रूट से दोगे आप लोग, सबकुटेनियस रूट से आप लोग इसको दोगे। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, डीएसएसबी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट वन इज एक्सेप्ट एमआई और हार्ट अटैक की कंडीशन को छोड़ करके आप लोगों ने क्या दिया है इसको, एट्रोपिन सल्फेट। अब अगर कोई पेशेंट हमारे पास लंबे टाइम से कोई एडमिटेड था, हमारे पास इन पेशेंट डिपार्टमेंट में है पेशेंट, तो अगर किसी पेशेंट को कोई कार्डियक अरेस्ट आ जाए, फर्स्ट टाइम कोई कार्डियक अरेस्ट आए और आप लोगों ने उसको सबसे पहले क्या स्टार्ट किया है, सीपीआर स्टार्ट किया है। सीपीआर के साथ साथ हम लोगों को क्या देना पड़ेगा, एडीआर। और वहां पर एडीआर का फर्दर डोज क्या रहता है, वहां पर हमें प्रिपरेशन करनी होती है 1:10,000 की। हमारे पास जो 1 ml वाला एम्प्यूल आता है
वो रहता है हमारे पास 1:1000 की डाइल्यूशन वाला, और उसको आप लोगों को 10 ml, सॉरी माफ करना, 9 ml NS के साथ क्या करना पड़ेगा, और डाइल्यूट करके उसको 1:10,000 की प्रिपरेशन में डिलीवर करके आपको 0.1 माइक्स के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, पर केजी पर डोज के हिसाब से आप लोगों को वो देना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि बच्चे की या किसी नॉर्मल अडल्ट की एज कितनी है, दूसरा उसका वेट कितना है, और हमेशा हम लोग कौन से रूट से देंगे इसको, आईवी रूट से हम लोग इसको देते हैं। दूसरी बात, पहले हम लोगों ने देखा है कि किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आया था, आप लोगों ने सीपीआर स्टार्ट किया, सीपीआर के साथ में हम लोगों को कौन सा इंजेक्शन देना होता है, एडीआर। कहीं कहीं पर एक प्रोटोकॉल आजकल फॉलो किया जाता है कि अगर कोई अडल्ट पेशेंट है जिसका वेट कितने से ज्यादा है, मोर देन ऑफ 50 केजी, कितने से ज्यादा है, मोर देन ऑफ 50 केजी, वहां पर आप लोगों को क्या करना होता है, डबल डोज ऑफ एडीआर। आप लोग क्या करना होता है, डबल डोज ऑफ एडीआर आप लोगों को देना पड़ेगा। एक बात आप लोगों को इम्पोर्टेंटली ध्यान रखनी पड़ेगी, जो हम लोग बुलेट पॉइंट बोल सकते हैं, इफ एनी पेशेंट इज हैविंग एंड आर्टरी डिजीज, अगर किसी पेशेंट को एंड आर्टरी डिजीज है, अवॉइड यूज ऑफ एडीआर। आप लोगों को क्या करना है, अवॉइड द यूज ऑफ एडीआर। एंड आर्टरी डिजीज में सबसे पहले एग्जांपल आता है हमारे पास रेनॉइड्स डिजीज, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्या होगा, अगर आप लोगों ने एडीआर दिया, तो एडीआर जनरली एक ऐसी मेडिसिन है जो हर एक रिसेप्टर पे काम कर सकती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। इट कैन बी अल्फा रिसेप्टर, बीटा रिसेप्टर एंड डेल्टा रिसेप्टर। अल्फा हमारे पास दो टाइप का होता है, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। ऐसे ही हमारे पास बीटा भी दो टाइप का होता है, बीटा 1 एंड बीटा 2। एक बीटा 3 भी होता है, बट हमारे पास क्लिनिकली इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा नहीं रखता है। ऐसे ही हमारे पास डेल्टा भी होता है, डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3। जनरली जो हमारे पास एडीआर है, ये हर एक रिसेप्टर पे काम करेगा, ये अल्फा पे भी काम करेगा, बीटा पे भी काम करेगा और डेल्टा पे भी काम करेगा। एक इंपॉर्टेंट जो चीज आप लोगों को याद रखनी वो ये है कि एडीआर सभी रिसेप्टर पे काम करता है, इसलिए जब ये अल्फा 1 पे काम करेगा तो ये वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन कोज करता है। ये वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन कोज करने की वजह से एंड आर्टरी डिजीज में मतलब होता क्या है कि जो हमारी एंड कैपिलरीज होती हैं, वहां पर ऑक्सीजन सप्लाई कैसी रहती है, कम रहेगी। आप लोगों ने उसके एडीआर और भी ज्यादा दिया, कंटिन्यूस इन्फ्यूजन रेट से दिया है आप लोगों ने, तो वहां पर ऑक्सीजन की डिमांड और भी कम हो सकती है, और वहां पर आप लोगों को एंड आर्टरीज में सप्लाई ना होने की वजह से, ऑक्सीजन की सप्लाई ना होने की वजह से आप लोगों को गैंग्रीन होता हुआ दिखाई देगा, और उस गैंग्रीन की वजह से आप लोगों को वहां पर उस हाथ को क्या करना पड़ सकता है, या ग्रेटर टो को क्या करना पड़ सकता है, एम्पुटेट, या वहां पर उसका एम्पुटेशन परफॉर्म करना। आप लोग कहाँ पर यूज कर सकते हो, एक्चुअल में एडीआर को ड्रग ऑफ चॉइस माना जाता है। एडीआर को ड्रग ऑफ चॉइस माना जाता है किस कंडीशन में, ध्यान रखना, अगर कहीं पर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 1 किसी पेशेंट को हो गया हो, वो भी किसकी वजह से, कोई पेनिसिलिन एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हो गया हो, या कोई अदर एंटीबायोटिक्स की वजह से हुआ हो। अदर एंटीबायोटिक्स में सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो आता है हमारे पास वो होता है वैंकोमाइसिन, उसके अलावा विटामिन K1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं जिसकी वजह से बहुत फास्ट हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन 1 होता है। हम लोग इसको बोल देते हैं कि ये ड्रग ऑफ चॉइस है, लेकिन इसको देने से पहले हम लोगों को जो और मेडिसिन, जो अदर ट्रीटमेंट हमारे पास आता है मेडिसिन का, वो कौन कौन सा आएगा, सबसे पहले हमारे पास आएगा, सबसे पहले वो आता है, आप लोगों को स्टेरॉयडल थेरेपी देनी होती है। स्टेरॉयडल थेरेपी में हम लोग कौन सी देंगे, स्टेरॉयडल थेरेपी में सबसे पहले वहां पर आप लोग डेक्सामेथासोन दोगे, और उसी के साथ में एविल एक मेडिसिन आती है, वो आप लोग वहां पर देने का काम करते हो। इंजेक्शन देना होता है, स्टेटोजिन की दी जाती है। उसके बाद आप लोग जो मेडिसिन जनरली यूज करते हो वो आती है हमारे पास एड्रेनालिन। ये आप लोगों को क्वेश्चन मार्क सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन 1 में मोस्ट कॉमन ड्रग ऑफ चॉइस किसको माना जाता है,
ये आया था रायपुर एम्स 2019 फर्स्ट शिफ्ट। ये आप लोगों का ध्यान रखना है। और कुछ कुछ कंडीशन ऐसी आती हैं जहाँ पर हम लोग एडीआर को यूज करते हैं, एडीआर विद लिग्नोकेन, एडीआर विद लिग्नोकेन। एडीआर का ऐसा कुछ सिग्निफिकेंस हम लोग नहीं मानते हैं लिग्नोकेन के साथ यूज करने के लिए, बट ये करवाता क्या है एडीआर, इसका यूज क्या है, ये इट डिक्रीजेस द सिस्टमिक साइड इफेक्ट ऑफ लिग्नोकेन। ये लिग्नोकेन के सिस्टमिक साइड इफेक्ट को क्या करवाएगा, कम करवाएगा। तो क्या क्या चीजें हैं जो सिस्टमिक साइड इफेक्ट में आप लोगों को दिखाई दे सकती हैं जब आप किसी पेशेंट को लिग्नोकेन एडमिनिस्टर कर रहे हो। जनरली लिग्नोकेन हमारा एक लोकल एनेस्थीसिया होता है। ये जो लिग्नोकेन है ये लोकल एनेस्थीसिया की तरह से काम करता है। आप लोग कैसे कैसे इसको यूज कर सकते हो, कोई ओरल सर्जरी किसी पेशेंट का करना हो, कहीं पर माइनर वुंड टीयरिंग मिले आप लोगों को, या माइनर टिश्यू इंजरी आप लोगों को दिखाई दे, वहां पर आप लोगों को वहां लाइगेशन करना हो किसी चीज का, या फिर वहां पर आप लोगों को सूचरिंग करनी हो उस टिश्यू की, वहां पर आप लोग लिग्नोकेन को जनरली यूज करते हो। दूसरा, आजकल हम लोग कोई कैंसर पेशेंट है उसको आप लोगों को आईवी कैनुलेशन करना हो, आईवी कैनुलेशन करने से पहले आप लोग क्या करते हो, लिग्नोकेन का स्प्रे आप लोग यूज करते हो कि वहां पर उसका एनेस्थेटिक इफेक्ट आए, पेशेंट को पेन ना हो। एनेस्थेटिक इफेक्ट के लिए आप लोग यूज करते हैं बिफोर द आईवी कैनुलेशन। अब लोकल एनेस्थीसिया जो है लिग्नोकेन जो है इसका सिस्टमिक साइड इफेक्ट क्या क्या आ सकता है, ध्यान रखना आप लोग। ये सीवियर वेजोडाइलेशन कोज कर सकता है, ये सीवियर वेजोडाइलेशन कोज करेगा, उसकी वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग आप लोगों को दिखाई दे सकती है फ्रॉम इंजरी और द साइट ऑफ इंजरी। यहाँ से आप लोगों को एक्सेसिव ब्लीडिंग दिखाई दे सकती है। अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग वहां पर हुई तो ध्यान रखना कि क्या कॉम्प्लिकेशन आप लोगों को दिखाई दे सकती है। उस कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले पेशेंट का कुछ हद तक हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो फॉल कर सकता है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है। और ध्यान रखना कहीं पर ब्लड सप्लाई कम हुई हो, इट मीन्स कैरिंग ऑक्सीजन भी कैसे हो जाती है, कम। अगर कैरिंग ऑक्सीजन कम हुई या फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन कम हुआ तो हमारी बॉडी में G6PD एक एंजाइम होता है, उसकी एक्टिविटी भी कैसे हो जाती है, कम हो जाएगी। और हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स कैसे हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा बढ़े, ध्यान रखना हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हुई और वहां पर कंडीशन इनिशिएट हो जाती है सिंकोप। उस कंडीशन में आप लोग क्या दोगे कि ये कंडीशन डेवलप ना हो, इसलिए आप लोग क्या कर सकते हो, लिग्नोकेन के साथ में एडीआर को प्रिपेयर कर सकते हो, हम मिक्स कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। दूसरा, एक तो ये हुआ कि हम लोगों को कहाँ यूज करना है कि एक्सेसिव ब्लीडिंग होने की वजह से कोई सिंकोप की कंडीशन इनिशिएट ना हो, बीपी फॉल ना हो, तो वहां पर आप लोगों ने एडीआर मिक्स किया है। ये एडीआर करेगा क्या, ये वहां पर फर्दर F1 रिसेप्टर पे काम करेगा और वेजो कंस्ट्रिक्शन की कंडीशन को इनिशिएट करवाएगा। अगर वहां पर वेजो कंस्ट्रिक्शन स्टार्ट हुआ, ब्लीडिंग कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ब्लीडिंग कम हुई तो वहां पर रिस्क ऑफ बीपी फॉल कैसा हो जाएगा, डिक्रीज। और ऑक्सीजन की सप्लाई कैसी रहेगी, नॉर्मल, फ्रॉम वन टिश्यू टू द अनदर टिश्यू। थर्ड कंडीशन जो हमारे पास आएगी, और कहाँ कहाँ पर आप लोग यूज कर सकते हो, जनरली मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि लिग्नोकेन एक लोकल एनेस्थीसिया है, और लिग्नोकेन को आप लोग यूज करते हो एंड आर्टरीज के कोई भी डिजीज थी उसकी सर्जरी करने के लिए, वहां पर आप लोगों को इसको अवॉइड करना है, अवॉइड द यूज ऑफ एडीआर, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, अवॉइड द यूज ऑफ एडीआर। अगर कहीं पर किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो, वहां पर एडीआर की प्रिपरेशन आप लोगों को 1:1000 वाली देनी होती है। उसको 10 ml NS के साथ, सॉरी माफ करना, 9 ml NS के साथ डाइल्यूट करके उस प्रिपरेशन को आप लोगों को देना होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है कार्डियक अरेस्ट के अलावा, दूसरा आता है कोई ओरल सर्जरी है। ओरल सर्जरी जैसे किसी का टूथ एक्सट्रैक्ट करना हो, या फिर किसी का रूट कैनाल थेरेपी करनी हो, आरसीटी करनी हो, वहां पर हम लोग 1:1 लाख
वाली क्या करते हैं प्रिपरेशन हम लोग यूज करते हैं। कहीं कहीं पर आप लोगों को 1:10 lakh भी लिखा हुआ मिल सकता है, बट आप लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी किसको चूज करना है, 1:1 lakh की प्रिपरेशन को यूज करना है। थर्ड वन इज योर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, जिसको हम लोग हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बोल सकते हैं। देन एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में आप लोगों को 1:10,000 वाला क्या करना होता है, प्रिपरेशन ऑफ एडीआर शुड बी यूज्ड। नेक्स्ट हमारे पास एक पॉइंट और आता है, कहीं पर पेशेंट का एक्सेसिव वर्किंग की वजह से लंबे टाइम से काम कर रहा है और उसने कोई भी मील इनटेक नहीं किया है, मतलब उसने कुछ खाना नहीं खाया है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो कैसा हो जाता है, बहुत कम हो जाएगा। ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होने की वजह से पेशेंट के जो एक्सट्रीमिटीज हैं वो कोल्ड आप लोगों को दिखाई देंगे और पेशेंट सेमी कॉन्शियस स्टेट में पहुंच जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम है, हमें क्या ट्रीट करना है कि हमें ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना है। ध्यान रखना, जहां जहां पर ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम हुआ वहां पर सबसे पहले हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के सिम्टम्स इनिशिएट होंगे, वहां पर आप लोगों को सबसे पहले हार्ट रेट बढ़ती हुई दिखाई देगी। कुछ टाइम के बाद सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट नहीं हो पाएगा क्योंकि ब्लड ग्लूकोज इतना नहीं है कि बॉडी की हर सेल्स के पास जा पाए। अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारी बॉडी की जितनी भी नोडल सेल्स थी, और ध्यान रखना नोडल सेल्स जो है ये हमारे एसए नोड और एवी नोड के पास प्रेजेंट होती है, और ये नोडल सेल्स हमारे हार्ट मसल्स के पास वेव ऑफ कॉन्ट्रेक्शंस को पहुंचाने का काम करेंगी। ये नोडल सेल्स जो होंगे इनके पास ग्लूकोज की सप्लाई नहीं जा पाएगी। नोडल सेल्स की एक्टिविटी कम होने की वजह से जनरली कंडक्शन रेट कम होगा, हार्ट रेट कम हो जाएगी। अब यहाँ पर हार्ट रेट कम हुई है तो वहां पर आप लोगों को फर्दर क्या देना पड़ेगा, एड्रेनालिन यहाँ पर देना पड़ेगा। अगर कहीं पर लिखा हो कि अगर किसी पेशेंट में हाइपोग्लाइसीमिया है, किसी पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया है, आप लोगों को ऑप्शन मिल जाए कि आप लोग क्या चूज करोगे। फर्स्ट ऑप्शन इज योर ग्लूकागोन, सेकंड ऑप्शन इज योर एडीआर एंड थर्ड ऑप्शन इज योर स्टेरॉइड। आप लोगों को क्या चूज करना पड़ेगा, आप लोगों को ग्लूकागोन को यूज आजकल नहीं करना है, आप लोगों को चूज क्या करना है, एडीआर। ध्यान रखना, एडीआर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लाइकोजिनोलाइसिस। एडीआर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। एक ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करवाएगा किसमें, ग्लूकोज में। और ध्यान रखना हमारे पास हार्ट में जो ग्लूकोज की सप्लाई जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट से ना होकर के किससे होती है, फैटी एसिड से। हार्ट की जितनी भी मसल्स हैं वो हमारी फैटी एसिड से क्या करती हैं, एनर्जी लेने का काम करेंगी, और उन फैटी एसिड को फटाफट ब्रेक करके जनरली उनसे ग्लूकोज को निकालने का काम कौन करेगा, एडीआर। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे, पहला हम लोगों ने पढ़ा है एडीआर के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन में पॉइंट में आएगा कि हमारे पास और कौन सी मेडिसिन है। उसके बाद हमारे पास आता है नोर एडीआर। ध्यान रखना, नोर एडीआर जनरली एल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर पे काम करेगा, और नोर एडीआर का सबसे मेन इफेक्ट क्या आता है, एल्फा 1 रिसेप्टर पे, और ये क्या करता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। जैसे ही वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो वहां पर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से ये हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम कर सकता है। एक कंडीशन ऐसी आती है, फॉर एग्जांपल कोई कोई एक बेबी डिलीवर हुआ, उसका कंजेनाइटल साइनोटिक हार्ट डिजीज हम लोगों को मिलता है, और वहां पर उसका SpO2 लेवल क्या है, कम है। हो सकता है कि वहां पर शंटिंग ऑफ ब्लड अपोजिट डायरेक्शन में हो गया हो, तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड होने की वजह से क्या हो सकता है कि सैचुरेशन जो हमारा वो कम हो रहा है। जनरली वहां पर हमारी बॉडी में हार्ट रेट क्या होगा, वहां पर कम दिखाई देगा। अगर हार्ट रेट कम दिखाई दे रहा है, साथ में एक और चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, वहां पर उस न्यू बॉर्न बेबी का बीपी भी कैसा दिखाई देगा, कम दिखाई देगा। कहीं पर अगर हार्ट रेट कम है और ब्लड प्रेशर भी कम है तो वहां पर आप लोगों की ड्रग ऑफ चॉइस क्या बनती है, एड्रेनालिन। वहां पर ड्रग ऑफ चॉइस क्या बनती है, एड्रेनालिन। नोर एडीआर हम लोग इस कंडीशन में इसलिए नहीं देंगे, नोर एडीआर जनरली फॉर फर्स्ट 10 to 15 मिनट्स ये हार्ट रेट को इंक्रीज करने का काम करेगा। कितने मिनट के लिए, 10 to 15 मिनट्स के लिए क्या करेगा,
हार्ट रेट को बढ़ाएगा। देन आफ्टर 15 मिनट्स इट विल लीड्स टू द डिक्रीज हार्ट रेट। ये क्या करवा देगा, वापस से हार्ट रेट को कम करवाएगा। तो इस कंडीशन में नो रेडियर हमारे पास बेनिफिशियल नहीं होगा। किस कंडीशन में, साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज और कंजेनाइटल साइनोटिक हार्ट डिजीज, या फिर कंजेनाइटल असाइनोटिक हार्ट डिजीज। ये कंडीशन, इन दोनों कंडीशन में आप लोगों को एसपीओटी के साथ साथ हार्ट रेट भी कम दिखाई दे सकता है। हम लोगों को नो रेडियर कहाँ पर यूज करना है, जहां पर आप लोगों को ये कंफर्म हो गया हो कि यार ब्लड प्रेशर बहुत कम है, अब ये नॉर्मल फ्लूइड थेरेपी से या कोई और मेडिसिन से इसको इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं, तब आप लोगों को क्या देना पड़ेगा वहां पर, नो रेडियर। इसके अलावा नो रेडियर का जनरली हम लोग को यूज करते नहीं है। उसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट मेडिसिन जो आती है वो आती है हमारे पास डोपामिन। डोपामिन ध्यान रखना आप लोग, डोपामिन हमारे पास 3 रिसेप्टर पे काम करेगा। फर्स्ट रिसेप्टर जो होता है वो होता है अल्फा 1, सेकेंड रिसेप्टर जो होता है बीटा 1, एंड थर्ड रिसेप्टर जो होगा वो होगा डेल्टा 1। जब मेडिसिन, सॉरी माफ करना, हाँ अल्फा 1, बीटा 1 और डेल्टा 1 पे काम करेगा। ध्यान से सुनना आप लोग, अगर डोपामिन ने डेल्टा 1 रिसेप्टर पे काम किया, इस पे काम करने के लिए आप लोगों को कितनी डोज की रिक्वायरमेंट पड़ती है वो आप लोग ध्यान रखना। हमारे पास डेल्टा 1 पे अगर डोपामिन का एक्शन चाहिए या हमें इसको यूज करना है, तो ध्यान रखना कोई एक ऐसा पेशेंट है जिसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम है। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम में हमारे पास क्या होता है, जो पेशेंट्स आते हैं उन लोगों को आप लोगों को एंयूरिया की कंडीशन दिखाई देगी। इट मीन्स उनका जो यूरिन का जो लेवल है लास्ट 24 आवर्स में 100 to 200 ml तक दिखाई देगा, उससे ज्यादा आप लोगों को दिखाई नहीं देगा। इतना यूरिन आप लोगों को कितने घंटे में दिखाई देगा, 24 आवर्स में दिखाई दे सकता है। यहाँ पर डेल्टा 1 के एक्शन को मेंटेन करने के लिए, इनिशिएट करवाने के लिए आप लोगों को डोज कितना देना होता है इसका, ये आप लोगों को ज्यादातर ध्यान रखना। 0.1 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम पर मिनट के हिसाब से आप लोगों को इस डोज को क्या करना है, देना है। अगर आप लोगों ने डोज दे दिया तो इस डोज की वजह से क्या होगा, जनरली डेल्टा 1 कैसा हो जाएगा, एक्टिवेट होगा। अगर ये डेल्टा 1 एक्टिवेट हुआ, इसकी वजह से हमारे जो रीनल वेन है वो कैसे हो जाएंगी, डायलेशन। वहां पर आपको क्या दिखाई देगा, रीनल वेन डायलेशन। जैसे ही रीनल वेन का डायलेशन होगा, ध्यान रखना जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस थी, जीएफआर के प्रोसेस के अंदर एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस आती है, वहां पर क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस बढ़ा, हमारा नेट फिल्ट्रेशन रेट का एक कोएफिशिएंट फैक्टर आता है, वो अपनी वर्किंग को स्टार्ट करेगा, और जैसे वहां से जैसे स्टार्ट करेगा तो यूरिन आउटपुट कैसे हो जाता है, इंक्रीज। तो हम लोग बोल सकते हैं कि डोपामिन को आप लोग कहाँ पर यूज करते हो, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और सर्कुलेटरी शॉक। और कहाँ पर यूज कर सकते हो, सर्कुलेटरी शॉक में आप लोग इसको यूज करोगे। दूसरा मैंने बताया आप लोगों को किस पे काम करेगा, ये अल्फा 1 रिसेप्टर पे ये काम करेगा। अल्फा 1 रिसेप्टर पे काम करने से क्या करेगा, ध्यान से सुनना आप लोग, ये यहाँ पर क्या कर सकता है, वेजोकंस्ट्रिक्शन को बढ़ा सकता है। जैसे इसने वेजोकंस्ट्रिक्शन को बढ़ाया तो ध्यान रखना ये कुछ हद तक हमारे बीपी को मेंटेन करने का काम करेगा और हमारी हार्ट रेट को कैसे कर सकता है, रेगुलेट। बट इसको हम लोग ड्रग ऑफ चॉइस नहीं मानते। ऐसे ही बीटा 1 रिसेप्टर पे क्या करेगा, ध्यान रखना बीटा 1 रिसेप्टर पे ये आइनोट्रोपिक एजेंट की तरह काम करेगा। इसकी तरह काम करेगा, आइनोट्रोपिक एजेंट। और आइनोट्रोपिक एजेंट भी ना दो तरीके से होते हैं, एक हम काउंट करते हैं पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट एंड सेकंड वन इज योर नेगेटिव आइनोट्रोपिक एजेंट। तो ध्यान रखना कि जो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक होगा, ध्यान रखना वो हमारी हार्ट रेट को क्या करेगा, वो हमारी हार्ट रेट को क्या करता है, कम करवाने का काम करेगा। जैसे बीटा 1 पे इसने काम किया, आइनोट्रोपिक एजेंट में पॉजिटिव इसका इफेक्ट आएगा, हार्ट रेट को कम करेगा। बट ध्यान से सुनना आप लोग, कुछ टाइम के बाद इसके पास आइनोट्रोपिक एक्टिविटी रिवर्स में चली जाती है और वहां पर ये हार्ट रेट को क्या करेगा, मेंटेन करने का काम करेगा। बट जैसे ही आप लोगों ने बीटा 1 पे इस मेडिसिन का इफेक्ट देख लिया है कि इसका नेगेटिव इफेक्ट आया है, तब वहां पर इसकी डोज कितनी होनी चाहिए, 10 माइक्रोग्राम से लेकर के 15 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम पर मिनट। आप लोगों ने हार्ट रेट को मेंटेन कर लिया है कितनी डोज पर,
10 to 15 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम पर मिनट के हिसाब से इसको आप लोगों ने मेंटेन किया। पर ध्यान रखना, अगर यहाँ पर डोज मोर देन 15 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम पर मिनट के हिसाब से आप लोगों ने दिया, तो ध्यान रखना यहाँ पर हार्ट रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ऑलरेडी पेशेंट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में था और वहां पर आप लोगों ने उस पेशेंट के हार्ट रेट को और बढ़ा दिया। उस वजह से क्या होगा, जो वर्कलोड होता है हार्ट का वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और वर्कलोड बहुत ज्यादा इंक्रीज होने की वजह से प्री लोड और जो आफ्टर लोड है वो कैसा हो जाएगा, डिस्टर्ब होगा। और उसके डिस्टरबेंस होने की वजह से पेशेंट डायरेक्टली क्या चला जाएगा, कार्डियक अरेस्ट में। पेशेंट किसमें जाएगा, कार्डियक अरेस्ट में। तो बीटा 1 रिसेप्टर को हमें कोई एक्टिवेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके लिए आप लोग डायरेक्टली किसको यूज कर सकते हो, एडीआर को यूज करो। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है एक्सोजीनस कैटेकोलामाइन्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, एक्सोजीनस कैटेकोलामाइन्स। और सबसे पहले जो मेडिसिन आती है वो हमारे पास कौन सी आती है, डोबुटामिन। कौन सी मेडिसिन आएगी सबसे पहले, डोबुटामिन। और याद रखना, इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। दूसरा, कार्डियोजेनिक शॉक में आप लोग कौन सी मेडिसिन को यूज करते हो, कार्डियोजेनिक शॉक में भी हम लोग किसको यूज करते हैं, डोबुटामिन को। और सेकंड कौन सी मेडिसिन को यूज करते हो आप लोग, डोपामिन को। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या चूज करना पड़ेगा, डोबुटामिन। जो डोपामिन की जो डोज हमारे पास जनरली रहती है वो डोपामिन की डोज रहती है 1 to 4 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम पर मिनट। ये हमारी डायरेक्ट डोज रहती है 1 to 4 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम पर मिनट। ये वाली डोज हमारी रहती है पीडियाट्रिक डोज। और मोर देन 5 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम पर मिनट के हिसाब से जो हमारी डोज इंफ्यूजन रेट से जो हम लोग देंगे वो किसमें देते हैं, चिल्ड्रन में। और चिल्ड्रन हम लोगों को यहाँ पर काउंट करना है 6 ईयर से लेकर के 15 ईयर तक। और 10 to 14 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम पर मिनट के हिसाब से जो आप लोग डोज दोगे वो किससे ज्यादा वो काउंट करना है, मोर देन ऑफ 18 ईयर्स। जितने भी कोई पेशेंट आए अगर उनकी एज कितने ज्यादा है, मोर देन 18 ईयर्स से ज्यादा है, तब आप लोगों को कौन सी डोज देनी है, यहाँ पर 10 to 14 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम पर मिनट के हिसाब से आप लोगों को वो डोज फॉलो करना है। चिल्ड्रन में कितना है, मोर देन 5 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम पर मिनट। ध्यान रखना, मोर देन 5 तो लिख दिया बट मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ 10। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना, अप टू 10। और पीडियाट्रिक डोज कितना है, 1 to 4 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम पर मिनट के हिसाब से आप लोग इसको दे सकते हो। इसके अलावा डोपामिन का हमारे पास कोई जनरली यूज नहीं है। उसके अलावा जो हमारे पास एक और मेडिसिन आती है वो आती है आइसोप्रीनिलिन। कौन सी मेडिसिन आती है, आइसोप्रीनिलिन। दिस इज आल्सो द एक्सोजेनस कैटेकोलामाइन। और जो आइसोप्रीनिलिन है ये ब्लड प्रेशर को इंप्रूव करने का काम करती है। अब हमारे पास जनरली दो क्वेश्चंस आते हैं कि अगर हमें पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ाना हो तो सबसे पहले कौन सी मेडिसिन देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देंगे आइसोप्रीनिलिन को, हम लोग चूज करेंगे। अगर हमारे पास इमरजेंसी कंडीशन में आइसोप्रीनिलिन नहीं है देन यू कैन यूज नोरेड्रेनालिन। Still noradrenaline is also not present in the ward or any critical condition or any critical ward, then you can use ADR in place of noradr। ये तीन मेडिसिन है जो हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट जो आता है कि हमारी बॉडी में हार्ट रेट को बढ़ाने का काम सबसे अच्छा कौन कर सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ADR, देन यू कैन चूज noradr। बट ध्यान रखना कि कुछ टाइम के बाद noradr हमारे हार्ट रेट को क्या कर सकता है, कम कर सकते हैं। सेकंड वन इज योर डोपामिन। ये तीन कंडीशन हमारे पास यहाँ पर है। सबसे ज्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किससे पूछे जाते हैं, एडीआर से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है डोपामिन से। नो एडीआर और डोपामिन ये सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। एक दिल्ली एम्स 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि दिल्ली एम्स में क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में कि यू आर पोस्टेड इन ट्रॉमा सेंटर और एक पेशेंट आता है जिसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था। एक्सेसिव ब्लड लॉस होने की वजह से, प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनना, एक्सेसिव ब्लड लॉस होने की वजह से पेशेंट को सबसे पहले तो हुआ एक्यूट किडनी इंजरी। और साथ में पेशेंट को जब
आप लोगों ने ईसीजी करके देखा तो उस पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट मिलता है। हार्ट रेट उसकी 30 से कम थी। एज अ नर्सिंग ऑफिसर सबसे पहला रोल आपका क्या होगा? सबसे पहला रोल आपका क्या होता है एज ए नर्सिंग ऑफिसर? कोई भी पेशेंट आए, इधर इट इज ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, कोई पेशेंट एक्यूट किडनी इंजरी का हो, कोई पेशेंट कार्डियक अरेस्ट का हो, सबसे पहले पेशेंट को आप लोग क्या करोगे? ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद अगर कोई पेशेंट कार्डियक अरेस्ट है, देन स्टार्ट सीपीआर एंड प्रिपेयर एडीआर। ये आप लोगों को याद रखना है। 2021 वाले क्वेश्चन में ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन में नहीं था, इसलिए यू हैव टू चूज और यू नीड टू चूज सीपीआर प्लस एडीआर। ये आप लोगों का वहां पर ऑप्शन सही माना जाएगा। कंडीशन आप लोगों को एग्जाम्स के हिसाब से जो उसमें जो कोई वर्डिंग लिखी है उसको पहले ध्यान से पढ़ना, फिर इस क्वेश्चन को अच्छे से हैंडल करना है। ये आज के लिए हमारे पास इतना ही था। हम लोगों ने आज जो जनरली पढ़ा है वो पढ़ा है कैटेकोलामाइंस के बारे में। और कैटेकोलामाइंस में एडीआर, नोरेडीआर और डोपामिन। जनरली क्वेश्चंस पूछे ही नहीं में से जाते हैं, कभी कभार कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किससे पूछे जाते हैं? डोपामिन से। जनरली आप लोगों को याद रखना है एडीआर। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। बाकी की मेडिसिन के बारे में और कुछ कुछ इमरजेंसी मेडिसिन और हैं, जैसे हमारे पास एट्रोपिन है, उसके अलावा केसीएल है, इंसुलिन है और सोडियम बाइकार्बोनेट है। और उसी के साथ में हमारे पास कुछ कुछ प्रिपरेशंस में 3% नॉर्मल सलाइन प्लस मैनिटोल, ये भी कुछ कुछ मेडिसिन आते हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं इमरजेंसी कंडीशंस में। इनको हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर द डे, हैव अ गुड टाइम, थैंक यू।